अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के ही हमने विवाद उत्पन्न कर दिया है। क्या विवाद उत्पन्न कर दिया? ठीक है, यहां हमने नीचे लिख दिया है कि चाहे आप इनका नाम, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख ले, या चाहे आप इसका नाम घग्गर हाकरा संस्कृति कर ले। ठीक है, आप पकड़िए, हमने जो कहा संस्कृति कहना मुझे ठीक था या सभ्यता कहना ठीक था? तो इसका मतलब तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग सभ्यता और संस्कृति में अंतर जान रहे हैं। ठीक है, तो चाहे हम कुछ भी नाम दे दे, लेकिन लोकप्रिय जो नाम है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों रखा गया था। तो वो आगे हम लोग चल करके इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब सवाल इस बात का है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। ठीक है, और इसने भारत के इतिहास को कैसे प्रभावित किया। 1921 से पहले भारत का इतिहास कुछ और था, लेकिन 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले साइट मतलब स्थान हड़प्पा के उत्खनन हो जाने से भारत का इतिहास कैसे प्रभावित हो जाता है। तो पहले चीज आप याद रखिएगा कि 1921 से पहले हमारा जो इतिहास शुरू होता था वह शुरू होता था आर्यों से। ठीक है, मतलब 1921 से पहले जो लोग आपकी तरह से रहे होंगे, पढ़े होंगे, वह लोग 15 मतलब कि मानो जो भारत में जो सभ्यता का विकास होता है वो कब होता है, तो वो कहते थे कि साहब ये 15 में होता है, मतलब ये 2022 में ईसा पूर्व में होता है। तो उनका ये मानना था कि नहीं, ये 2015 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, और आर्य ही हमारी प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले साइट का उत्खनन किया गया, तब इतिहास कहां चला गया। आप कहेंगे सर 1000 साल पहले चला गया। ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ा भारत के इतिहास पर। तो भारत का इतिहास विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसकी समकालीन हो गई। क्लियर। तो हम लोग आज इसी विस्मित सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, एक फॉरगॉटन एम्पायर है, विस्मित साम्राज्य है, और इसी साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस साम्राज्य को पढ़ने के लिए हमारे पास लिपि नहीं है। ठीक है, हमारे पास केवल उनके रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, और इन्हीं अवशेषों के आधार पर हम इनका अध्ययन करेंगे। तो ऐसी सभ्यताएं को हम लोग क्या कहते हैं, तो आइए हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये जान गए ना, यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन उठता है। तो आपने ये एक चीज देख लिया। मैं एकदम बेबी टॉक्स से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एकदम जीरो से लेकर के और टॉप पे जाऊंगा। तो इसका लोकप्रिय नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यह एक नदी है और प्रारंभ में यह सभ्यता अनुमानित की गई थी, एस्टिमेटेड था
कि ये सभ्यता या तो सिंधु नदी के तट पर है या घाटी में है या सिंधु की सहायक नदियों की घाटी में है। लेकिन कालांतर में यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ और ये सभ्यता कहां पहुंच गई? गंगा की घाटी में पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखेंगे तो गंगा की जो सभ्यता है, गंगा की घाटी में जो सभ्यता है, उसके साथ तो बेईमानी होगी। उनके लोगों को नजरअंदाज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने किया क्या कि अब विचार करने लगे कि इसका बेहतर नाम क्या रखा जाए। तो बच्चों, इसका बेहतर नाम निकल कर आया हड़प्पा। ठीक है, क्लियर। अब ये जो हड़प्पा है, क्यों नाम रखा गया और हड़प्पा का क्या मतलब होता है? ठीक है तो देखिए, हड़प्पा इसका पहला उत्खनित स्थल है। क्लियर। और पहली चीज आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें हर वर्ड का अपना मतलब है। ठीक है, पहला उत्खनित स्थल है, इसलिए कहा गया कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाए। एक बात तो ये रही। अब इसके हर वर्ड का क्या मतलब हो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये सभ्यता बहुत ही डेंस, डेंस का मतलब मतलब जहां पर केंद्रित हो। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है, इसकी जो डेंस पॉपुलेशन है, केंद्रित पॉपुलेशन है, बहुत सघन रूप से बसी हुई पॉपुलेशन है, वह एक नदी के तट पर है। और वह नदी कौन सी नदी है? तो आप कहोगे कि सर घग्गर हाकरा है। ठीक है, इसी नदी की गोद में ये सबसे सघन रूप में बसी हुई थी। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे गंगा, गंगा की घाटी में जो पॉपुलेशन बसती है आज, वो बहुत डेंस है। आपको ताजुब होगा यह सुनकर के कि 42% लोगों की जीवन रेखा है गंगा। और मनुष्य बड़ा स्वार्थी टाइप का आदमी है, जीव है ना। और जिससे उसको लाभ होता है, जो उसको रोजी रोटी देती है, खाना पीना देती है, उसको मां कह जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने गंगा को क्या कहा? मां कहा। अन्य किसी नदी को नहीं कहते, गंगा को ही कहते हैं, क्योंकि गंगा भारत की 42% पॉपुलेशन को, ठीक है, जीवन देती है, खाना देती है। क्लियर। इसलिए हमने कहा, तो इसका मतलब इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो इनकी जीवन रेखा है, ठीक है, वो कौन सी नदी है? घग्गर हाकरा। अब घग्गर हाकरा तो एक क्षेत्रीय नदी है। मुख्य नदी कौन है? सरस्वती नदी है। ठीक है, तो दो बातें आपने याद रखी। देखिए क्या कॉमन बात हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। आर्य सभ्यता, मतलब आर्य किस नदी के तट पर सर्वाधिक सघन रूप से बसे? ठीक है, सरस्वती या घग्गर हागरा के तट पर। और ये लोग किस पे बसे हुए हैं? इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। अब प्रश्न आता है कि वो नदी आज कहां है? तो आप कहेंगे कि सर वो तो एक्सटेंट हो गई सर, वह तो आज विलुप्त है। ठीक है, क्लियर है ना। और वह आज ही विलुप्त नहीं हुई, वो तो बहुत पहले विलुप्त हो गई। क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती जहां विलुप्त होती है, उसके लिए बिनसन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लियर। कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? विंसन। ठीक है, वह स्थान जहां सरस्वती विलीन हो जाती है समुद्र में, बिनसन कहा जाता है ऋग्वेद में। क्लियर हो गया। अब ये भी समझ गए आप, ये भी समझ गए आप
ये भी समझ गए आप, और ये भी आप समझ रहे हैं, लेकिन लोगों की जुबान पर आज भी इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ही नाम रखा जाता है या लोग लेते हैं। क्लियर हो गया ये बातें? तो आपको आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन में लेट में आ रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि हमारी, ठीक है, एक क्लासेस केवल प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, जिसमें आप लोग का जुड़ना, ठीक है, मेरी समझ से निकटस्थ जो एग्जामिनेशन है उसके लिए लाभदायक होगा, ऐसा मेरी सोच है। अगर आप इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। क्लियर? और अब ये स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो अब हम अगली स्लाइड चले। तो अगली साइड में देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है। क्लियर? आगे आप कुछ देखेंगे तो कुछ और चीजें लिखी है। ठीक है, और वो लिखा है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री लिखा है। क्लियर? प्रोटो का मतलब क्या है? आद्य इतिहास। आद्य इतिहास। ठीक है, ये तो हिंदी बनाई गई, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोटो जो अंग्रेजी का शब्द है इसका रियल मीनिंग क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है हमशक्ल। हमशक्ल। ठीक। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं तो उससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये आपके दिमाग में डाल दूं, फिर मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। ठीक है? क्लियर? तो देखिए, हमशक्ल, इसका मतलब ये जो सभ्यता है ये तो आज हमारे बीच नहीं है, इसका रिमेन्स है, अवशेष है। तो उसी अवशेष को देख करके हम उसके बारे में कल्पना करते हैं कि ये लोग ऐसे रहे होंगे। क्लियर ना? लेकिन अब यहां आता है कि रियल में आदि इतिहास है क्या? तो आप कह सकते हैं कि सर, इतिहासकारों का यह मानना है या एक परंपरा हमारे बीच बन चुकी है कि ऐसी सभ्यता जिसकी अपनी लिपि तो है, परंतु लिपि मतलब स्क्रिप्ट तो है, बट डजन स्प्रेड टिल द डे, लेकिन आज तक भी वो पढ़ी नहीं जा सकी है। क्लियर? तो ऐसी सभ्यताएं जिसकी लिपि तो हो, ठीक है, परंतु उस लिपि को अब तक हमने, ठीक है, अनवेल नहीं किया है, उस पर से जो पर्दा है वो क्या कह रही है उसको हमने नहीं जान पाए हैं। ठीक है, मतलब लिपि तो है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, तो ऐसे सभ्यताओं के इतिहास को हम किस में रखते हैं? आद्य इतिहास में या प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। क्लियर हो गई बात? आप कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कि सर, हमने, ठीक है, क्यों पढ़ने में असफल रहे या हम क्यों नहीं पढ़ पाए आज तक इसको? तो आप सीधा आंसर कर देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, क्लियर, मार्क कर देंगे कि सर इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि सर इसका कोई द्विभाषी है। द्विभाषी मतलब बाइलिंगुअल। ठीक है, मतलब दो भाषाओं में लिखा गया कोई लेख अब तक नहीं प्राप्त हुआ है। एक पॉइंट। क्लियर? दूसरी बात आप क्या कर देंगे? मान लीजिए यह विकल्प ना हो
तो दूसरा विकल्प होगा, क्या विकल्प हो सकता है? तो ये विकल्प होगा बच्चों, ठीक है, कि इस लिपि के व्यापक व्यापक मतलब बड़ा, ठीक है, कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब तक जो लिपि प्राप्त हुई, जो स्क्रिप्ट प्राप्त हुआ, एक विज्ञापन है, शायद किसी व्यापारिक संस्था का विज्ञापन है, और वह है साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का मतलब ये हो गया कि विज्ञापन पट, एक विज्ञापन पट है और जिसमें केवल 17 अक्षर है। ठीक है, अब अक्षर हैं या संकेत हैं वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अमूमन लोग ये कहते हैं, ठीक है, कि यह अक्षरात्मक नहीं है, यह चित्रात्मक लिपि है, चित्रों के रूप में लिखी जाती रही। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपसे तीसरा कोई विकल्प बनता ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ो इस तरह कि जैसे तुम्हें जीना है अनंत वर्ष, लेकिन जियो ऐसे जैसे तुम्हें कल ही चले जाना है, तभी तुम मर्दांगनी और मर्द की तरह से जी सकते हो। ठीक है, पढ़ो ऐसे कि तुम्हें जीना है हजारों साल, लेकिन जियो ऐसे कि तुम्हें कल ही इस दुनिया से चले जाना है। ठीक है ना? तो आप ये बताओ कि क्या ये चीजें तैयार हो गई? इसे प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं? ठीक है, ये पढ़ी क्यों नहीं जा सकी? दो बातें करी गई, तीसरी कोई बात नहीं की गई। ठीक है, आप कहेंगे, ठीक है, कि सर ये लिपि का स्वरूप क्या है? तो आप कहेंगे कि सर यह चित्रात्मक है सर। तो आप कहेंगे कि सर लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्र नहीं है, वह अक्षर है। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कि सर, ठीक है, यह विचार केवल गॉड, गॉड का मतलब क्या हुआ? ईश्वर ना, गॉड और हंटर ने ही कहा है। कौन इतिहासकार है? गॉड एंड हंटर, दो इतिहासकार हैं। ठीक है, गॉड और हंटर का कहना है कि यह अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, और शेष का क्या मानना है? कि यह चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, क्लियर? अब प्रश्न आता है यहां पर कि इस लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास एल ए बॉडेल ने किया है। किसने किया है? एल ए वाडेल ने किया है। ठीक है, देखो, वाडेल, वाडेल ने किया है, वाडेल ने किया, बस। ठीक, अब अपने आप, वैसे मैटर तो मैंने पूरा दिया नहीं है, ठीक है, काट दिया है मैटर यहां से। अब एक बार आप थिंक कर लो तो आप पाओगे कि आपको पूरा मैटर तैयार है ना? लिपि पर प्रोटो हिस्ट्री क्या है ये भी कर गए। अब बच्चों हमको अगली बातें करनी है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या? आप कहोगे कि सर एक रिमेन्स है सर, एक अवशेष है सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? तो आप कहोगे कि सर वर्तमान में तो एक अवशेष है। ठीक है, किसका अवशेष है? तो आप कहेंगे कि सर एक ऐसी सभ्यता का जो अब हमारे बीच नहीं है, ब्रिस्मिथ सभ्यता का अवशेष है सर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तीसरी बात, ये देखो,
तीसरी बात करें तो ये कह रहा है कि देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ठीक है, एक वेन डायग्राम बनाया गया है, देख रहे हैं आप, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो वेन डायग्राम है इसमें तीन चीजें लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप पढ़ रहे, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, और तीसरा है पीली नदी की सभ्यता। क्लियर? और चौथा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीन सभ्यताएं दी गई ना, ठीक है। ये तीन सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन हैं। ठीक है, मतलब जब दुनिया ऊसर और बंजर थी तब ये तीन सभ्यताएं, ठीक है, ज्ञात सभ्यताएं हैं ये, ठीक है। ये क्या था? एशिया के महाद्वीप पर ये फूल फल रही थी। ठीक है, आप कहेंगे मिस्र तो एशिया में नहीं आता, ठीक है, लगाइए। क्लियर? अफ्रीका की सभ्यता है, ये एशिया की है, एशिया की, एशिया की। क्लियर? तो ये तीन सभ्यताएं आपको याद रखना है। अब यहां देखिएगा कि जो मिस्र की सभ्यता है ये नाइल रिवर पर है या नील नदी की घाटी पर है, मिस्र की सभ्यता। क्लियर? और ये मिस्र की सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है, ठीक है। क्लियर? और मिस्र जो है या इजिप्ट जो है, जो आज अशांत है, कभी ये बहुत बड़ी सभ्यता का केंद्र था, ठीक है। लेकिन आज ये सभ्यता अपने वजूद के लिए लड़ रही है। आज यहां पर लगातार बम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नदी है नाइल या नील नदी की घाटी। और दूसरी सभ्यता है जो चीन में है, और वो है पीली नदी की घाटी पर विकसित हुई है। और तीसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया जिसे हम इराक कहते हैं, ठीक है, जो भी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इतिहास के पन्ने में या न्यूज में ये नहीं आता, ठीक है। हाँ, कभी एक जमाना था, ठीक है, 1990 के इर्द गिर्द में, जब यह ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री में अग्रणी था, बहुत रीच लोग हुआ करते थे। लेकिन आज यह सभ्यता या यह देश या यहाँ की आवाम अपने पुरातन को पाने के लिए संघर्ष कर रही है, शायद अब ना पाए, ठीक है। उम्मीद नहीं है कि अब वह उस दिन को लौटा पाए। क्लियर? और क्योंकि 28 कंट्रीज ने मिलकर के इराक के ऊपर अटैक किया था, और वह इराक जो बड़ा खूबसूरत था, देखते ही देखते, ठीक है, बारूद के ढेर में बदला। और वो शानदार सड़कें, वे शानदार घर, ठीक है, वो मड में विलीन हो गए, ठीक है। उनकी परंपराएं भी बहुत कुछ ध्वस्त कर दी गई, ठीक है। यहां तक कि मुसलमानों का जो एक पवित्र स्थल है करबला, ठीक है, करबला भी एक रिमेन्स के रूप में है। वह करबला नहीं रहा जो करबला मूल रूप से था, क्योंकि करबला पर तो बम मार दिया गया, ठीक है, बम, ठीक है, और वो भी खतरनाक क्लस्टर बम मारे गए, ठीक है। क्लियर? और उनकी भावनाओं को पुनः सहलाने के लिए कह दिया गया कि यह तो मार्ग में भटक गया था। खैर, फिलहाल
समर्थ को नहीं, दोष गोसाई ये कहा जाता है कि जो समर्थमान होता है उसका कोई दोष नहीं होता। ठीक है, उसमें हम लोग जब जाएंगे तो हमारा एक टॉपिक होता है आईआर, जो जिसकी जरूरत तो आपको नहीं है। तो जब हम आईआर बताने लगते हैं तो वहां पर इसी चीजों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दजला फरात नदी की घाटी में बसी हुई है, जिसे हम टिग्रस और इफरात या दजला फरात की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब आपने देखा कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कितनी नदियों की घाटी में है। ध्यान से सुनिएगा, यह सिंधु है और यह नील है, यह पीली है, यह दजला फरात है। ठीक है ना, क्लियर। ये भी आप जान गए कि तीन सभ्यताएं हमारे समकालीन की सभ्यताएं हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अब बेटा ये चीज आती है, देखो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन निकल रहे हैं, सब क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, इसमें से आप एक को भी छोड़ते हैं तो आत्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्लियर। अब यहां देखो ये क्या चीज है, कह रहा है कि विस्तार क्या है आईबीसी का, एक्सटेंट ऑफ आईबीसी, आईबीसी का विस्तार क्या है। तो कह रहा है कि सर विस्तार को देखने के लिए पहली चीज आप याद रखना कि इसकी दूरी को और इसके विस्तार को बताने वाला इतिहासकार कौन है। ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं वो किसने बताया है। तो आप कहेंगे कि सर श्री रंगनाथ राव ने, ठीक है, या एस आर राव ने, या जिसने लोथल का उत्खनन किया है उन्होंने ही ये सब बताया है। ठीक है, तो ये चारों दिशाओं में फैली है। ठीक है, तो जो उत्तरी दिशा में फैली है, उत्तरी दिशा में मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वज, मतलब उत्तरी दिशा में फैली हुई इस सभ्यता का अंतिम विस्तार क्या है। तो आप कहोगे बांडा। तो आप क्या कर रहे हो, लिखो नहीं, वो जो परंपराएं हैं उस तरह से नहीं करो। आपको अगर करना है तो देखो, भिक्षा पाने के लिए भेष बदलना पड़ता है ना। तो जो जिस जॉब पर है, ठीक है, उस तरह से करना पड़ेगा। क्लर्की करने से आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हो, आईएएस कैसे बन सकते हो। तो क्लर्की की तरह से करना पड़ेगा ना, है ना। और समझ गए ना। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना, प्लस का चिन्ह बनाना है, बस हो गया। यहाँ मांडा लिख दो, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये लिख दो, यहाँ कुछ और लिखो, यहाँ कुछ और लिखो, यही सब इस तरह से। ठीक है, क्लियर। मतलब आप कुछ भी करें, ठीक है, तो वो कुछ भी आप करें, लेकिन शर्त एक चीज होनी चाहिए। और वो शर्त क्या होनी चाहिए कि सर वो हमारी आंखों में एक चित्र के रूप में उभरे। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारे ब्रेन में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो डिजिट के रूप में कुछ लेता हो। अरे चित्र ऐसा डिजिट के रूप में कुछ लेता हो। वो किस रूप में लेता है, चित्र के रूप में लेता है। जैसे मैं आपको एक बाथरूम में ले जाऊं 2 मिनट के लिए, ठीक है, और फिर उसे आपको ले आकर के बाहर कर दो, ठीक है। तो अब मैं आपसे कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा जब उस आप बाथरूम में गए थे 1956 में, तो आप बताओ उस बाथरूम में क्या क्या था। आप गए थे केवल 2 मिनट के लिए, लेकिन वो हर चीज आप बता जाएंगे, इवन कि किल भी बता जाएंगे जितना आपने 2 मिनट में देखा। लेकिन मैं आपको 1956 की बात मैंने कहा,
ठीक है। 2020 में, 2020 को छोड़िए, 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है। 2024 में कोई मैटर लिख के दे दूं कि मैं एक बाथरूम में गया था, यहाँ ये चीजें थी, पक्का मान लीजिएगा आप 50% मैटर आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको, ठीक है, सीखने की जरूरत है कि हम पढ़ें कैसे। पढ़ते तो सभी है, कौन ऐसा है जो तैयारी करता और पढ़ता नहीं है? पढ़ते सभी हैं, लेकिन पढ़ने के जो तरीके होते हैं उसको जानने वाला व्यक्ति ही विशेष होता है। क्लियर? और जिसे पढ़ने का तरीका आ गया वो नौकरी भी करता है और नौकरी की लालसा भी नहीं रखता। ये भी आप याद रखिएगा, वो कभी दबता उबता नहीं है किसी के सामने। नॉलेज अगर आपके पास है तो नॉलेज, हॉब्स ने कहा था नॉलेज इज अ पावर, वो किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगा। अगर आप कमजोर हैं तो आपको समझौता करने के लिए झुकना ही पड़ेगा। आप स्ट्रांग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉब्स एक पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है। हॉब्स, हॉब्स की किताब लेवियाथन है, ठीक है। क्लियर? लेवियाथन, ठीक है। और लेवियाथन का मतलब क्या होता है? सुपर मानो। क्लियर? तो ये चीजें आपने देखा कि ये मांडा में है, ठीक है, उत्तरी इसका सिरा। और मांडा कहां है? जम्मू में है। जिला क्या है? अखनूर है। और नदी क्या है? चिनाब है। इतनी चीजें आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। मांडा अखनूर में है, ठीक है। किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर ये है। क्लियर? ये कंप्लीट हो गया आपका। ये पढ़ रहे हैं आप, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, ठीक है। मेरठ में है, यूपी में है। और हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। हिंडन किसकी सहायक है? लिख दें हिंडन, समझ रहे हैं आप? हिंडन नदी के तट पर है। और हिंडन किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। क्लियर? ये आपने देख लिया, इसका पूर्वी, ये उत्तरी, ठीक है। अब आप सीधे आ जाइए दक्षिणी सीमा पर। और दक्षिणी सीमा इसकी कहां तक थी? महाराष्ट्र में फैली हुई थी, ठीक है। महाराष्ट्र में कहां है? आप कहेंगे दैमाबाद में है, ठीक है। दैमाबाद में है। ये किस नदी पर है? ये प्रवरा नदी घाटी में है ये, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज देखिए, ठीक है। तो यहां उत्तर से लेकर के और ये दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 1400 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आता है इसकी पश्चिमी सीमा, ठीक। तो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान को जा रही है। क्लियर? और पाकिस्तान में कहां है? सुदकागिन डोर है, ठीक है। और वेस्टर्न बाउंड्री है ये। किस प्रांत में है? बलूचिस्तान में। किस रिवर पर है? दास्त रिवर पर है ये। क्लियर? बस इतनी सारी चीजें हो गई। दूरी कितना है? इतनी है, ठीक है। अब टोटल एरिया कितना है? तो ये जैसे आपने लगाया ना 1550, कोई जोरी नहीं, आप 1500 कर लीजिए, इसको इसको भी राउंड फिगर में ले लीजिए, ठीक है। तो 12,98,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली थी। एक अनुमान है ये, ठीक है। कितना? ठीक है, 13 लाख कर लो, 15 लाख कर लो। क्लियर ना? तो ये मैटर आपने सीख लिया, ठीक है।
कर लिया ना, इसका ये विस्तार है। लेकिन इस के बाद जो आपके बीच में अगला टॉपिक आ जाएगा, देखिए ये लिखा है, इसको याद रखिएगा, ये सब गलती हो जाएंगी। ये देखिए हमने जहां जहां आप गलती कर सकते हैं वहां लिखा है प्रवरा, और ये है दास्त नदी। ठीक है, और एक काम करना आगे जाने से पहले, ठीक है, इसी पे लिख देना सुतका गेंडोर पर। ठीक है, जैसे वर्तमान में विश्व का चौराहा पर्ल हार्बर को माना जाता है, वैसे सभ्यता का चौराहा सुतका गेंडोर को माना जाता है। ठीक है, और सुतका गेंडोर बच्चों, ठीक है, इसका महत्व आप समझ गए, क्लियर। और सुतका गेंडोर क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक व्यापारिक रूट है सर, व्यापारिक रूट पर बसा हुआ है सर, ट्रेड रूट। व्यापारिक क्या महत्व होता है? रूट, रूट मतलब रूट, रास्ता, मार्ग, ठीक है, पर ये बसा हुआ है। कंप्लीट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल सकता हूं मैं अब। ठीक है, अब हम अगर आगे चलते हैं तो हमारे सामने ये चीज आता है। ठीक है, एकदम बेस से आपका चल रहा है। ठीक है, अब आता है कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, तो वो तो आपने देख ही लिया, ये आकार आपको दिख रहा है, ये सब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे हम करवा देंगे। लेकिन पहली चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो भौगोलिक विस्तार है इसकी दो राजधानियां हैं। ठीक, एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। अब इसको छोड़िए, और ये तीसरा प्रमुख साइट है कालीबंगा। ठीक है, तो ये जो सभ्यता का जो विस्तार है, ठीक है, उसमें तीन प्लेस दिखाए गए हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इसमें से, ठीक है, दो को मिलाया गया है और कहा गया है कि एक इतिहासकार है पिगट, कौन? स्टुअर्ट पिगट, जिसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे भी, ठीक है, तीसरी राजधानी के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो सभ्यता की तीन, ठीक है, बड़े केंद्र हैं। पॉलिटिकल केंद्र, राजधानी का मतलब राजधानी, ठीक है, मतलब राज्य की अवधारणा जहां से चलती हो उसको राजधानी कहते हैं। ठीक है ना, तो अब यहां पर याद रखो कि ये तीन बड़े पॉलिटिकल केंद्र हैं, सभ्यता के तीन बड़े पॉलिटिकल केंद्र हैं, जिसमें से दो को तो इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने कह दिया कि यह जुड़वा राजधानियां है। ठीक है, लेकिन ये भी एक राजधानी रही होगी। ठीक है, क्लियर, ये चीजें भी आपके सामने आ गई। हाँ, एक बात आता है, ठीक है, कि हमने इसके वर्ड्स की व्याख्या नहीं किया है, अभी जरूरत नहीं है, कर देंगे। एक दिमाग पर बनना चाहिए, ठीक है, कि ये सभ्यता आप निहारें जरा तो लिखने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे ज्यादा विकसित लग रही है, अगर ज्यादा हमसे विकसित नहीं है तो भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप 21 सेंचुरी में बैठे हुए, बैठे हैं ना। लेकिन इतनी पुरानी सभ्यता जैसा क्या भारत का हर जिला है क्या?
हमारा जिला जौनपुर तो नहीं है ना। अब आप इलाहाबाद में बैठे हो तो इलाहाबाद तो भाई बेल प्लैनेट सिटी है। क्लियर? हमको जो कहना था मैंने कह दिया है। तो आप कहेंगे कि सर इस स्ट्रक्चर को देख करके लगता है कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन मास्टर प्लान पर बसाया गया है। किस पर बसाया गया है? इस पर हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, मास्टर प्लान पर है ये। मतलब पहले इसका मैप बनाया गया और तब इस सभ्यता को बसाया गया है। इसी चित्र से देखो क्या क्या बातें निकली। और ऐसी सभ्यता, समकालीन जितनी भी सभ्यताएं हैं, कोई सभ्यता इतनी वेल प्लानेड नहीं है बच्चों। ठीक। लेकिन इस सभ्यता में एक जो सबसे बड़ी विशेष बात है, वो दुनिया की किसी भी सभ्यता में नहीं रही। केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उन्नत व्यवस्था है वो दुनिया की सभ्यताओं में, समकालीन सभ्यताओं में नहीं रही, आज भी बहुत बड़े क्षेत्रों में नहीं है। ठीक है। और वह क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जल निकासी व्यवस्था। वैसे है तो ये नदी, लेकिन हमने यहां लिख दिया जल निकासी व्यवस्था या ड्रेनेज सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी क्या है? व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था अन्य कहीं पर नहीं है। ठीक। जी भैया, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, फिर से बोलें, आप क्वेश्चन करें। जी हाँ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मैं आपको एक घटना से बताना चाहूंगा। देखिए, हमारा उद्देश्य, हमारे शब्द इस दुनिया को आबाद रखने के लिए है, लेकिन हम एक कल्पना करेंगे। और आप याद रखिएगा, इतिहास अपने को दोहराता है। शर्त यह है कि कार्य और कारण में संबंध हो। तो मान लीजिए कि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या आर्टिफिशियल भी आती है। आप जानते हैं कि बहुत समय पहले अमेरिका के पर एक अटैक हुआ था ना, और उसमें पेंटागन को ही हिट करने की कोशिश की गई थी। अगर पेंटागन मतलब जो यूएसए का डिफेंस हेड ऑफिस कह सकते हैं आप, दुनिया का सबसे बड़ा आयुध भंडार कह सकते हैं आप, कंट्रोल कह सकते हैं युद्ध का, अगर उस पर हुआ होता तो मान लीजिए कि अमेरिका में लगी हुई मिसाइलें अचानक निकल पड़ती तो ठीक है, तो ये दुनिया को राख में बदलने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एक बात बोलूं, याद रखिएगा इस टोनेज को। मैंने कहा था कि मनुष्य जैसे जैसे विकसित होते जाता है, अपने मौत के संसाधन उतना बेहतर बनाता जाता है। तो हम लोग बेसिकली जो मैन टेंडेंसी है, मानव की टेंडेंसी है, वह सदैव अपने को अकेला महसूस करता है, अकेला रहना भी चाहता है। ठीक है, सामुदायिक लाइफ उसको पसंद नहीं है, उसकी टेंडेंसी है वो, और बिहेवियर में वो बारबेरियन है।
बर्बर है, हमेशा गरीबी में गाएगा अपना, मैं बहुत गरीब हूं। ठीक है, तो ये उसकी टेंडेंसी है। अगर ये राज ना होता, डर ना होता, तो ये नियंत्रित ही ना होता। तो मैंस टेंडेंसी इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रूटिस। क्लियर? तो बच्चों, मतलब एक शब्द में अगर हम कहें, अप्रिय शब्द है, एक शब्द में वो अप्रिय शब्द बोले तो कहेंगे दुष्टता की सभ्यता है। तो आप याद रखिएगा, हमने इस आबाद पृथ्वी को हजारों बार राख में बदलने की क्षमता हमारे पास है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो चीजें बनी होती हैं दोस्त, जो दिखती हैं, वो बिगड़ती जरूर है। और वह दिन दूर नहीं, हो सकता है कि हम रहें या ना रहें, आप रहें या ना रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस सत्य से रूबरू होगी कि इस पृथ्वी पर एटॉमिक वॉर लड़ा जाएगा। ठीक, और अगर एटॉमिक वॉर लड़ा गया तो फिर अब आप कहेंगे कि सर, क्या ऐसी भी कोई सभ्यता रही होगी? ये कहेंगे आप। ठीक है, आज भी इतने आतंकी हैं। एक ठो आतंकी हमास है, हिजबुल्लाह है, ईरानी है। इनके पास अगर परमाणु बम हो जाए तो क्या करेंगे? है ना? इजराइल बेवकूफ नहीं है। जब जब कुछ होता है तो वो कर देता है, क्योंकि जानता है कि धर्म में मदांध लोग जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जहां सभ्यताओं में कि मैं बड़ा या तू बड़ा का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो वहां पर तो कोई भी किसी भी पागलपन के दौर से आ सकता है और किसी को भी पागलपन हो सकता है। ठीक है, अपने देश इंडिया एंड पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है हमारे, हमें अफसोस है कि हमारे पड़ोसी के कारण हम वह विकास नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। क्योंकि हमारे जो पैसे हैं, देखिए जहां तक भ्रष्टाचार की बातें हैं ना, ये आप इसको चिंतित होकर मतलब ले करके चिंतित ना हो। ठीक है, भ्रष्टाचार से हमारे कोई बहुत नुकसान नहीं है। आप 2-4 करोड़ रुपए कमा लोगे, 2-4 करोड़ रुपया छिपा लोगे। ठीक है, अरे भाई छिपा के क्या मरोगे क्या? वो तो कहीं ना कहीं से तुम घुमाओगे ही घुमाओगे, वो तो मार्केट में आएगा ही आएगा। उससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सामने बच्चों ये है कि जब हम बारूद पर, पेट्रोल पर, डीजल पर और अस्त्र और शस्त्र पर प्रतिदिन जो मिनट मिनट पर करोड़ों रुपया इंडिया खर्च करता है, अब आप सोच सकते, ठीक है, कि सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका? हथियारों का। अरे यार, हथियार के साथ साथ क्यों हथियार खरीद रहे हो? पड़ोसी, हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं है सर, हमें इसलिए यह कार्य करना पड़ रहा है। समझ गए ना? और वो पड़ोसी पाकिस्तान सबसे ज्यादा नटोरियस है। ठीक, हमारा ही भाई है लेकिन नटोरियस है। वहां पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे यहां कोई खाने के लिए नहीं मर रहा है, लेकिन वहां खाने के लिए मरते हैं। ठीक है, एक वक्त की भूख को मिटाने के लिए एक नवयुवती और उसकी मां
अपनी बेटी की अस्मिता को बेचती हुई नजर आती है। ठीक है, लेकिन फिर क्या है, लेकिन लड़ना किससे है? आप जाइंट स्टेट से लड़ रहे हो, इंडिया जैसे कंट्री से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडिया के लिए पाकिस्तान कितनी देर का विषय है? घंटे 2 घंटे का विषय है। लेकिन इंडिया फिर इतने हथियार को क्यों ले रहा है? क्योंकि इंडिया को अस्थिर करने वाले तमाम ऐसे कंट्री हैं जो पाकिस्तान को, ठीक है, गोपनीय तरीके से मदद करते हैं पैसे से। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो बच्चों, इसलिए हमने, हमारा विकास कम नहीं है। 1947 में जब हम आजाद हुए थे, 50 में हम कर लेते हैं, 47 को हटाइए, या 50 जब हमारा शासन शुरू होता है 1951 से, तब से ले लें तो आज तक इंडिया बहुत आगे जा चुका है। 1951 में यहां पर सुई भी जापान से आती थी सर। ठीक है, लेकिन आज हम दुनिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में शहंशाह बन चुके हैं। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें सबसे ज्यादा स्टाफ जो लगा है वो इंडियन है। सॉफ्टवेयर दुनिया का कहीं पर भी होता है, उसको ठीक करने वाला व्यक्ति, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ठीक करने वाला व्यक्ति बंबई में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, बेंगलुरु में बैठा है, सिलिकॉन सिटी में बैठा हुआ है। तो विकास तो हमने बहुत किया है सर। ठीक है, क्लियर? लेकिन वह विकास और हो जाता, ठीक है, जब हमारे अंदर दो बातें आ गई होती, पड़ोसी हमारा सही होता और हमारे अंदर पड़ोसी न भी सही हो। तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। जितना कॉन्सेप्ट अभी भी हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट, नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट अभी पैदा हुआ है, अपने बचपन में है। ठीक है, यहां पर ज्यादातर लोग राष्ट्र के लिए नहीं, अपने लिए जीते हैं। ठीक है, जितनी भी पब्लिक चीजें बनती हैं उन पब्लिक चीजों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्लियर? तो अब आपकी जो बात आई, आप याद रखेंगे कि जब कुछ भी हो जाएगा, परमाणु बम भी गिरा दिया जाए, कोई बम गिरा दिया जाए, तो आप याद रखिएगा कि जो आपके मकान की, हमारे मकान की नींव है ना, वो नींव बनी रहेगी। ठीक है, तो क्या आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की जो नींव है, ठीक है, बिल्डिंग कल नहीं रहेगी, ये तो सर्टेन है, जो दिखा वो मरेगा। लेकिन इस मिट्टी में इस बिल्डिंग की नींव छिपी हुई है, वह तो रहेगी ना। तो क्या आप उस नींव को देख करके ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते? आगे बात आपको समझ में? तो आप याद रखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, आपके ब्रेन पर एक इमेज उत्पन्न की जा रही है, करी यार ये क्या है यार। तो आप कहोगे कि सर ऐसा स्ट्रक्चर तो पहले स्थापत्य इसका बनाया गया होगा, कागज पर बनाया गया होगा और फिर जमीन पे उतारा गया होगा। और ऐसी व्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? मास्टर प्लान। ठीक है, एक चीज आपने देखा, समझ गए? फिर आप एक चीज देख रहे हैं कि ये मकान दो ही आकार के हैं, कोई तीसरा आकार नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये या तो वर्गाकार है या आयताकार है। अगर ये बिल्डिंग आप देखें, इसकी नींव देखें तो ये आयताकार है, और ये देखेंगे तो ये वर्गाकार है। तो आपने देखा, ठीक है, कि ये पूरी सभ्यता, ठीक है, ये वेल प्लानिट सभ्यता है। ठीक है,
ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की व्यवस्था, इसकी अद्भुत विशेषताएं हैं, ऐसी विशेषताएं कहीं नहीं है। और एक चीज आपने और चीज सीखा कि यह सभ्यता के जो मकान हैं वो दो रूपों में बने हैं, या तो वो आयताकार हैं या वर्गाकार हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं, ठीक है, जब ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड पैटर्न की योजना या ऑक्सफोर्ड सर्किल। ठीक है, क्लियर। तो सिंधु घाटी सभ्यता को, कि नगरों को किस विधि पे बनाया गया है? आप कहेंगे कि ग्रिड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड सर्किल जैसा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यहां की जो सड़कें हैं, सर अभी सड़क नहीं दिख रही है, अभी हम दिखाएंगे आपको। सड़कें क्या है, समकोण पर काट रही हैं। ये देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का ये कोण बना रही है। ठीक है। तो दो चीजें आपने और लिखनी है, एक ऑक्सफोर्ड सर्किल क्या है और या ग्रिड पैटर्न क्या है। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन एक चीज आपको और करना है। वो क्या करना है? आप एक बात बताओ, क्या बिना भय के कोई ऐसी व्यवस्था बनाएगा? भाई अगर किसी का हाईवे पर जो बगल में सड़क जा रही है, अगर इलाहाबाद के नगर निगम इतना ताकतवर ना होता तो लोग क्या करते, अपना द्वार जो है सड़किए वो खुलवा करते। वो आज भी कब्जा कर रखा है। ठीक है, नगर निगम परेशान है। ठीक है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि सर शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी सभ्यता में नगर पालिका बहुत ताकतवर थी। नगर पालिका के अस्तित्व की पुष्टि इस व्यवस्था से हो जाती है। ठीक ना, क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर को देख करके आपने इतनी सारी चीजें सीख लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस निकल गए हैं यहां से। अब बच्चों एक और चीज है, खैर ये सब जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इस चीज को। ठीक है, क्लियर। ये सभ्यता, ठीक है, यह सिंधु घाटी की सहायक नदियां हैं, वो तो कोई मतलब नहीं रहा। आइए चले आगे। मतलब हर स्लाइड आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन दे रही है। केवल आप स्लाइड गिनते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब बच्चों ये देखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका विस्तार कितने स्टेट में है। ठीक है, स्टेट, आप देश कहना चाहें तो कह लीजिए। ठीक है, राष्ट्र कहना चाहें तो भी कह लीजिए। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको यूज करना चाहिए क्या शब्द का? स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट में है। कौन कौन? इंडिया। सबसे ज्यादा विस्तार इस सभ्यता का कहां है? इंडिया में है। क्लियर। उसके बाद विस्तार कहां है? पाकिस्तान में है। सबसे कम विस्तार कहां है? अफगानिस्तान में है। ठीक। तो पाकिस्तान में केवल 3 प्रांतों में है, एक सिंध, 2 पंजाब और 3 बलूचिस्तान। और इंडिया के कुल कितने प्रांतों में है? 7 प्रांतों में है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 प्रांतों में। लेकिन ये हाईलाइट कर दीजिएगा, ये वाला गुजरात,
क्यों हाईलाइट करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा उत्खनन यहीं का हुआ है। सबसे ज्यादा साइट्स, स्थल जिसका उत्खनन हुआ है वो गुजरात है। क्लियर? है ना? अब एक चीज आपने देख लिया, ये भी देख लिया, तीन स्टेट्स में कोई जरूरत नहीं है। यहां आ जाइए, अफगानिस्तान में केवल 10% हिस्सा है इस सभ्यता का। 30% हिस्सा पाकिस्तान में है और बचा शेष वह इंडिया में है। इस पूरी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार कहां है? इंडिया में है, 60% है। इंडिया में 7 स्टेट हैं। अब इस स्टेट को कुछ करना नहीं है, नहीं कि रटना है। मैप उठा लीजिए, सबसे ऊपर देखेंगे कश्मीर है, कश्मीर के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, मैप में एक बार केवल एक बार अंगुली रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर यस, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक हो गया। 10% केवल अफगानिस्तान में है बस। अब आप क्या करोगे? एक चीज ये बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव आज भी एक रहस्य है। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, राइजिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ मिस्टीरियस, ठीक है ना, एक रहस्यमयी घटना है सर, यह रहस्य। मान लो आपसे कोई पूछ दे तो आप कहोगे कि सर यस सर रहस्य है। क्यों रहस्य है? क्योंकि सर हम खुदाई इसकी मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों रहस्य है? क्योंकि हम इसको जानने के लिए जो एक्सकवेशन कर रहे हैं, जो उत्खनन कर रहे हैं, जो हम खुदाई कर रहे हैं, ये खुदाई सर, ठीक है, ये मिस्टीरियस है सर, मजबूरी है सर। कैसे मजबूरी है? भाई देखो, खुदाई खुदाई समझ रहे हो ना, एक्सकवेशन, उत्खनन। ये देखो लिख दिया उत्खनन। उत्खनन दो तरीके से हो सकता है। एक हम कर सकते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, और दूसरा हम कर सकते हैं वर्टिकल। ठीक है, क्लियर? तो हम जो उत्खनन कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वो वर्टिकल कर रहे हैं। ठीक, मतलब गहराई में कर रहे हैं। तो जब हम वर्टिकल करेंगे तो हम जितनी दूर में खुदाई करेंगे उतनी दूर की हमें जानकारी मिलेगी। ठीक, तो इसका मतलब उत्खनन सीमांकित है ना, सीमित है ना। लेकिन अगर हमें किसी के बारे में जानना था या इस सभ्यता के बारे में जानना था तो हमें खुदाई करना क्या चाहिए था? हॉरिजेंटल करना चाहिए था। मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही करना चाहिए। लेकिन हम हॉरिजेंटल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ज्ञान पाने के लिए, पढ़ने के लिए किसी बसी हुई सभ्यता को उजाड़ तो नहीं सकते ना। तो समझ गए कि ये रहस्य, इसका उद्भव एक रहस्य है। ठीक है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि सभ्यता कैसे विकसित हो रही है।
तो उसका रीजन क्या है? आप कहेंगे कि सर उत्खनन की मजबूरी। ठीक है ना? ठीक है। अब इसके बाद हम और आगे चल रहे हैं। अनवेलिंग हड़प्पा, अर्ली डिस्कवरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अनवेल कर रहा है, जो पर्दा है ना, घूंघट है। वेलिंग मतलब घूंघट, चिलमन। तो जो चिलमन है हड़प्पा पर, उसी को हम, पर्दा है उसी को हम उठा रहे हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो वो क्या है? पहली चीज आप याद रखना कि ये जो हड़प्पा है ना, एच, इसका मतलब होता है हरियोपिया। ठीक है। अब ये हरियोपिया क्या है? आप कहोगे कि सर ऋग्वेद में शहरों के लिए, ठीक है, या आर्यों का कहना है कि उनके आने से पहले एक शहर बसा हुआ था, नगर बसा हुआ था, पुर बसा हुआ था, किला बसा हुआ था, बना हुआ था, और उसको ऋग्वेद में हरियोपिया कहा गया है। ठीक है। और ऋग्वेद में वर्णित इस शब्द को खोज निकाला है किसने? प्रोफेसर व्हीलर ने। व्हीलर। तो आईबीसी को, इंडस वैली, सॉरी, हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हरियोपिया। कौन बताया? व्हीलर ने। ठीक है। और ये है राबी। हड़प्पा किसके तट पर है? राबी नदी के तट पर है। और बी, राबी बाएं तट पर है। हड़प्पा, जिसे ऋग्वेद में हरियोपिया कहा गया है, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर बसा था। ठीक है। कहां पर? पाकिस्तानी पंजाब में। पाकिस्तानी पंजाब में, या पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है। बसा हुआ शहर का नाम है हड़प्पा। ठीक है। तो इस, अगर अक्षर को आप तोड़ना जान गए तो तमाम चीजें आपके सामने आ गई, यहां तक कि गलती होने के चांसेस नहीं रह गए। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये लिखा है कि 1826 एक वर्ष है, मील का पत्थर इस वर्ष को कह सकते हैं, जब अमेरिका का एक ऑब्जर्वर, ठीक है, इंडिया के दौरे पर है। ठीक है। तो 1826 में चार्ल्स मैसन, कौन है? मैसन, मैं सन लिख देते हैं, जब ये भारत के दौरे पर हैं तो ये पंजाब से निकल रहे हैं। क्लियर? तो उन्होंने एक बड़ा टीला देखा, टीला, मॉन्ड देखा, और उस टीले को देख करके उन्होंने कहा था कि सर, यह, इस टीले से लगता है कि यहां कोई विस्मृत सभ्यता छिपी हुई है। ठीक है। तो सभ्यता के बारे में आकलन करने वाला, अनुमान करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चार्ल्स मैसन, जिसने 1826 में ही बता दिया था, ठीक है, कि सर, ठीक है, यह किसी विस्मृत सभ्यता का अवशेष लग रहा है। और सेम समय में यही वो वर्ष है जिस वर्ष मैं इशारा कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, इसी चीज को आगे चल के जोड़ूंगा। इसी वर्ष दुनिया की पहली रेल ट्रैक ब्रिटेन में डाली जा रही थी, 1826 में। आप कहेंगे इस सूचना का क्या मतलब? यहां मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। ठीक है। फिर कह दोगे, मतलब कह रहा है यहां पर उन्होंने अनुमान लगाया, एक्सप्रेस डाउट,
अपना विचार व्यक्त किया, ठीक है, कि यहां पर कोई ब्रिस्मिथ सभ्यता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस ब्रिस्मिथ सभ्यता पर, ठीक है, 1842 में पहला लेख लिखा गया, पहला लेख लिखा गया, ठीक है। और उसका नाम था, उस लेख का नाम था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी, ठीक है। तो सभ्यता पर लिखने वाला, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर लिखने वाला पहला लेख क्या है, पहली किताब क्या है, तो आप कहेंगे नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। क्लियर? एंड दिस बुक वॉज कंपोज रिटन बाय होम, किसके द्वारा यह लिखी गई? चार्ल्स मैसन ने इसे लिखा तो नहीं था, लेकिन नाम जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्लियर? फिलहाल आपको इससे मतलब नहीं है। अब अगली बात है, उसी के आगे चलिए, 1842 तक आप पहुंच गए थे। 1842 के बाद कुछ नहीं हुआ है। अब इस पर शुरुआत होती है 42 के बाद, 12 साल बाद, 54, ठीक। और 1854 में, ठीक है, कंपनी के भारत पर, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर एक गवर्नर जनरल शासन कर रहे थे, और उनका नाम था डलहौजी। क्या नाम है? डलहौजी, ठीक है। महान साम्राज्यवादी है ये, ठीक। अब ये डलहौजी करना क्या चाह रहे हैं? एक रेलवे ट्रैक बनाना चाह रहे हैं, एक रेलवे लाइन स्थापित करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियर? और ये रेलवे लाइन वो कहां से कहां तक लाना चाह रहे हैं? ठीक है, पंजाब से सिंध के बीच लाना चाह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के दो प्रांतों को, आज पाकिस्तान है, ठीक है, कल इंडिया था, ठीक है। तो दो स्टेट हैं, एक कौन है? पंजाब, और उसकी राजधानी क्या है? लाहौर, सिखों की पॉलिटिकल राजधानी है ये, ठीक है। और लाहौर, और ये है कराची, पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इससे बड़ा पाकिस्तान का कोई बंदरगाह नहीं है, ठीक है। क्लियर ना? तो लाहौर और कराची के बीच वो एक रेल लाइन, देखिए ये बना रहे हैं, ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये रेल लाइन जो कि लाहौर में शुरू हो रही है और कराची को जा रही है। क्लियर? और इसके लिए एक इंजीनियर को चुना गया है, और उस इंजीनियर का नाम है विलियम बर्टन, ठीक। तो विलियम बर्टन लेवलिंग करा रहे हैं, ठीक है, भाई बढ़ाना पड़ेगा ना, तो लेवलिंग करा रहे हैं। और उस लेवलिंग के दौरान उन्होंने डलहौजी सर को एक रिपोर्ट भेज दिया। देखिए, कह रहा रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट भेज दिया कि सर आप कह रहे हैं तो मैं तो वो काम करूंगा, रेल पथ का निर्माण करूंगा, लेकिन सर मुझे यह बताना है कि बीच बीच में कुछ ऐसे टीले मिल रहे हैं जो सर रहस्यमयी हैं सर, जो बताते हैं कि यहां पर कोई एक बड़ी सभ्यता छिपी हुई है। तो डलहौजी ने कहा अच्छा रोक दो, मत बनाओ, अब इसका क्या कर लो, शोध करा लो, इस पर रिसर्च करा लो कि भैया ये है क्या यार, कि एक से एक चीजें यहां मिल रही हैं खुदाई में। तो यहां पर शोध का कार्य शुरू हुआ, ठीक है। 1855 में, ठीक है। और 20 साल तक इस पर शोध होता रहा। 75 में, और ये शोधकर्ता कौन है?
अलेक्जेंडर कनिंघम से। कौन है? कनिंघम साहब हैं, कनिंघम। ठीक है। और कनिंघम साहब ने अपनी रिपोर्ट को 1875 में दिया, लेकिन उस पर कोई उन्होंने निष्कर्ष नहीं दे पाए थे। कोई स्पष्ट उनकी अवधारणा नहीं गई, बस वो ही ये मानते रहे कि सर यहां पर कोई सभ्यता लग रही है। ठीक है। लेकिन अब आते हैं 1904 का वर्ष, और 1904 में हमारे यहां के वाइसराय एक इतिहास पुरुष हैं। ठीक है। वाइसराय इतिहास का एक बड़ा नाम है, बड़ा हस्ताक्षर है, और वह नाम है लॉर्ड कर्जन का। ये एक ऐसा शख्स है कर्जन जो डायरेक्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बना है। जैसे इस देश में अगर प्रधानमंत्री को देखा जाए तो हर प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी पद पर रहा है, लेकिन चंद्रशेखर जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो छात्र के बाद सीधे प्रधानमंत्री बन गए। क्लियर? तो सेम वही बातें यहां हैं। जब कर्जन पढ़ाई कर रहे थे, बीए कर रहे थे, हिस्ट्री ऑनर्स से जब पढ़ाई कर रहे थे और इनकी रैंकिंग हुई थी, रैंकिंग हुई थी, तो जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने कहा था भारत का वाइसराय। ठीक है। ईटन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला यह जो लड़का है, यह अपनी पढ़ाई के दौरान ही भारत के वाइसराय का सपना देखा था, और उस इतिहासकार ने अपने सपने को पूरा कर लिया था। ठीक है। तो जब ये भारत के वाइसराय बनकर आए तो इन्होंने 1904 ईस्वी में, ठीक है, एक संस्था बनाई जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से आज जाना जाता है। किस नाम से? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। क्लियर? और यही जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है, इसके पहले डायरेक्टर बन रहे हैं जॉन मार्शल। ठीक। और इसी जॉन मार्शल साहब ने, ठीक है, डायरेक्शन दिया, मतलब इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी, और एक नाम और लिख लीजिएगा, माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में, ठीक है, जिस शहर का उत्खनन किया था उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है। क्लियर? हड़प्पा नाम मार्शल द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है। 1930 में उन्होंने यह नाम दिया था, मार्शल सर ने। ठीक है। तो आपको ये मैटर समझ में आ गया। ठीक है। मतलब आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडस, अच्छा हो गया ना ये, कि कैसे यहां पर डेवलपमेंट होता है। ठीक है। आगे चल रहा हूं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हड़प्पा का पहला उत्खनन हुआ तो इसका मतलब हड़प्पा, ठीक है, पहला उत्खनित स्थल बना। ठीक है। क्रिएटर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है। देख रहे हो आप, हर स्लाइड आपको कुछ विशेष बना रही है। ठीक है। तो सिविलाइजेशन के क्रिएटर समझ रहे हो, निर्माता, बनाने वाले। तो इस सभ्यता के निर्माता कौन है? ये चार पहलवान हैं। ठीक है। इस सभ्यता को बनाने वाली चार रेसेस हैं। क्लियर अखिलेश जी? चार रेसेस हैं। ये रेसेस आपके सामने आ गई हैं। ठीक।
पहली रेस का क्या नाम है? ये वाली जो है अल्पाइन। दूसरी रेस क्या है? मेडिटेरियन। तीसरी रेस क्या है? प्रोटोस्ट्राइट। और तीसरी रेस क्या है? मंगोलियन। ठीक है। अब ये क्रिएटर्स आप ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में। और ये चीज, इसी चीज को ऐसे घुमा सकता है। क्या घुमा सकता है? कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में या घग्गर हाकरा सभ्यता में कितनी प्रकार के कंकाल पाए गए हैं। ठीक है। तो आप कह दोगे कि 4 प्रकार के कंकाल पाए गए हैं सर, मानव के कंकाल पाए गए हैं। एक अल्पाइन, ठीक है, दूसरा भूमध्य सागरी, तीसरा प्रोटो आस्लाइट, और चौथा मंगोलियन, मंगोलिया। ठीक। सबसे कम किसका पाया गया है? अल्पाइन। सबसे ज्यादा किसका पाया गया है? भूमध्य सागरी। ठीक है, भूमध्य सागरी। ठीक बच्चों। और अब यहां पर आप लिख दें, इसीलिए इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता और कोई नहीं, मूल रूप से भूमध्य सागरी लोग हैं। कौन है? भूमध्य सागरी लोग हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। अब वहां पर आप रुक जाओ। हो गया ना? सबसे कम, सबसे ज्यादा। तो आप याद रखिएगा, भारत में आने वाली पहली विदेशी प्रजाति कौन है? निग्रो। भारत में आने वाली पहली ह्यूमन रेस है निग्रो या निग्राइट्स, निग्रो। ठीक। लेकिन आज यह सभ्यता, ये जो रेस है निग्रो, लगभग लगभग लुप्त प्राय की ओर है। हमारे स्वार्थ ने इनको बर्बाद कर दिया है। ठीक है। और ये जो निग्रो है, ये हमारी पृथ्वी पर, भारत की पृथ्वी पर आने वाली पहली, ठीक है, अफ्रीकन रेस है। और ये कहां रहती है? आप कहेंगे कि सर आज भी ये अंडमान निकोबार में निवास करती है। नाम अगर आप जानना चाहें तो सेंटानली को आप याद रखिए। ठीक है, टोंडा है, सेंटानली है। ठीक है, ये सब जो जातियां हैं, रेसेस हैं, वो यहाँ पाई गई हैं। ठीक है, और सेंटानली, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये जो रेसेस हैं वो भारत सरकार के द्वारा जो है विशेष सुरक्षित मानी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, खैर भारत सरकार इस पर बहुत वर्क कर रही है इनके विकास के लिए। ठीक है, लेकिन जो दूसरी रेस है वो है प्रोटोस्लाइट। और याद रखिएगा कि भारत की भूमि पर कृषि को जन्म देने वाला और कोई नहीं है। कृषि करने वाले पहले लोग प्रोटोस्लाइट हैं। निग्रो ये फैमिलियर नहीं थे, फार्मिंग से, खेती से परिचित नहीं थे। ये परिचित थे केवल नौकायन और फिशिंग से, मछली पालन से। ठीक है, क्लियर? ठीक है, पहला जली जीव जिसको मानव ने अपना पालतू बनाया, फिश। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद कृषि करने वाले ये लोग हैं, पहले लोग हैं भारतीय पृथ्वी के, भूमि के। और ये भी आप याद रखना, लिंग और योनि की उपासना करने वाले पहले लोग यही हैं। ठीक। और पुनर्जन्म में कॉन्सेप्ट रखने वाले पहले लोग यही हैं। ठीक। सिंदूर का प्रयोग करने वाले पहले लोग यही हैं। ठीक है, सिंदूर का प्रयोग हमने थोड़ा किया। क्लियर?
ये भी आप जान गए। अब इसके बाद आता है मेडिटेरियन। भारतीय भूमि पर शहरों का निर्माण, पुलों का निर्माण, व्यापार और व्यवसाय को जन्म देने वाला अगर कोई है तो वह है भूमध्य सागरी, मतलब मेडिटेरियन। भारत में शहरीकरण, व्यापार और व्यवसाय, ठीक है, क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, का निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? यही मेडिटेरियन है। मंगोलियन, तो आप कहेंगे कि सर नॉर्थ ईस्ट में आज भी जो पीले लोग हैं वो मंगोलियन हैं, आज भी उनके अवशेष नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, बस। क्लियर, और आगे चलते हैं। ये देखो क्या है, हर स्लाइड मैंने बताया आपको कि कोई ना कोई क्वेश्चन दे रहा है। आप कह देंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। युगीन सभ्यता है, ठीक। और ये कांसा कैसे बनता है बच्चों? ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कि सर ये Cu लिखा है केमिकल, ठीक है, फार्मूला। ये देखिए, ये टिन लिखा है, टिन, और यह तांबा लिखा है। अब जब इनको मिला देंगे तो बन जाएगा, ठीक। आपको मैंने ये क्यों बताया? वहीं डायरेक्ट कह सकते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जहां प्रोटो हिस्ट्री लिखा था वहीं लिख देते कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन लिखा नहीं। यह बताने के लिखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेटल्स और मेटलर्जी में, धातु और धातु कर्म की दुनिया में प्रवीणता हासिल कर चुके थे। धातु कर्म के क्षेत्र में वो बहुत आगे जा चुके थे। ठीक है, आगे चलें। ये स्लाइड देखो, जैसे जैसे स्लाइड चेंज कर रही है वैसे वैसे अपनी हेडिंग बदलते जाना, और घर पे पहुंच करके बस केवल उसी हेडिंग को अपने दिमाग पर ले आना बस। और एक बार अगर दिमाग पर ला दिए तो फॉरएवर के लिए छुट्टी, बार बार मत पढ़ो। ठीक है, क्लियर, एक दिन मरो, रोज रोज मत मरो। ठीक है, क्लियर। कांस्य युगीन है तो आप फट से, लिखा है ब्रॉन्ज कल्चर है तो तुरंत आपके दिमाग पर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है, अब कह रहा है कि तिथि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या है? तो तिथि का क्या मतलब है भाई? कब ये इस पृथ्वी पर रही है भारत की भूमि पर? तो आप कहोगे कि सर बड़े विचार दिए गए हैं, बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से विचार दिए हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन इतिहासकारों में एक इतिहासकार का विचार सर्वाधिक मान्य है, और वो है प्रोफेसर व्हीलर। व्यक्ति में इस सभ्यता का तिथि क्रम के निर्धारण में व्यक्तिगत रूप से किस इतिहासकार को सर्वाधिक मान्यता मिली? वो है प्रोफेसर व्हीलर। और प्रोफेसर व्हीलर का क्या कहना है? व्हीलर मतलब पहिया, पहिया ना, व्हीलर। और इनका क्या कहना है कि ये सभ्यता का लाइफ स्पान कितना रहा है? कहीं लिखा है यार, व्हीलर लिखा होगा, नहीं लिखा है? लिखा है, ये देखो लिखा है, व्हीलर एंड पिगट। ठीक है, ये दोनों सर्वाधिक मान्य है बच्चों। और इनका कहना है कि यह सभ्यता 1000 साल तक इस पृथ्वी पर जिंदा रही है। 2500 से 1500 BC यही सर्वाधिक मान्य है।
ठीक है, 1000 साल। लेकिन एक बात और देखो, इस सभ्यता का लाइफ स्पान सबसे कम रहा है, यह बताने वाला कौन है? सबसे ज्यादा व्हीलर पिगट, सबसे कम मैके, 300 साल। ठीक, लेकिन इनको भी जान ही लो आप, मार्शल का 500 साल मान रहे हैं ये। और सबसे ज्यादा सभ्यता का सबसे ज्यादा समय मतलब 3500 3200 मैक्सिमम उठाया है। लेकिन वत्स सर ने, माधव स्वरूप वत्स ने कहा कि यह 3500 ईसा पूर्व में बसी है। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर है बच्चों कि ये कार्बन डेटिंग ही वैज्ञानिक तिथि है। सिंधु घाटी में, ये तो तुक्का मार रहे हो यार, सब लोग अपना अपना विचार लेके चल रहे हो, ठीक है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? तो आप कहेंगे वैज्ञानिक तिथि है कि यह सभ्यता इतने समय तक जिंदा रही है। 2300 से 50 तक, 1700, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 1750 करो, एग्जैक्ट तो जानना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है तो चलेगा। अब हम एक बात आपसे और करने जा रहे हैं, और वो हम आपसे बात जो करेंगे वो आगे की बातें हम करेंगे आपसे, और वो क्या है कि क्या है कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग को जानने के लिए आपको जरूरत इस बात की है कि आप आइए और एक स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक, कार्बन डेटिंग को क्लियर। लेकिन अगर हम कार्बन डेटिंग को अनवेल करने लगेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा, ठीक है, और जिसके लिए आप लोग पता नहीं मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रोक देते हैं कार्बन डेटिंग, मतलब कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो इतना ही, थैंक यू, अच्छा दिन रहे आपका, शुभ दिन।